जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का पहला अध्याय जिसका नाम है नंबर सिस्टम, तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, वो भी कारण के साथ बताना है। तो आइए हम बारी बारी से सभी स्टेटमेंट को देखते हैं और बताते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। पहला कथन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सत्य हो जाएगा। अब सत्य कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये मालूम है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के संग्रह से आ रही है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यही इसका कारण हो जाएगा। तो आप कारण में लिख दीजिएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के संग्रह से या समुच्चय से आती है। तो चलिए हम लिख भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कारण में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कारण में लिख देंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के संग्रह से आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या है। तो देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह से प्रत्येक अपरिमेय संख्या आ रही है। तो ये आपका कारण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा कथन। तो देखिए दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा कथन असत्य कथन है। दूसरा जो कथन है वो असत्य कथन है। अब ये असत्य कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक संख्या रेखा खींचना होगा। चलिए हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा संख्या रेखा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। कुछ ही बिंदु, संख्या रेखा का कुछ ही बिंदु रूट एम के रूप का होता है। अब जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए माइनस नहीं, √1, √2, √3, √4। तो इन संख्याओं का जो संगत बिंदु होगा संख्या रेखा पर, वो रूट एम के रूप का होगा। ठीक, क्योंकि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा भी सकते हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को देखिए, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो इसीलिए ये जो संख्याएं हैं इनका संगत बिंदु रूट एम के रूप का होगा। ठीक, अब आप बताइए कि क्या √2/4 इस संख्या का संगत बिंदु रूट एम के रूप का होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है एम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब रूट के अंदर की संख्याएं देखिए, रूट के अंदर की संख्या क्या है? 2/4 है।
अब आप बताइए 2/4 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो इसलिए इस संख्या का जो संगत बिंदु होगा संख्या रेखा पर वो √m के रूप का नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इन चारों संख्याओं का संगत बिंदु √m के रूप का होगा और इस संख्या का संगत बिंदु √m के रूप का नहीं होगा। तो हमने तो यहीं पर निष्कर्ष निकाल लिया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। हाँ चलिए, यहाँ पर तो कुछ अच्छी बात है कि जीरो के इधर संख्या रेखा का कुछ बिंदु √m के रूप का हो रहा है, लेकिन जब आप इधर आएंगे जीरो के इस साइड आएंगे तो संख्या रेखा का कोई भी बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। इधर का कुछ बिंदु तो चलिए √m के रूप का होता है, लेकिन इधर का एक भी बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने ले लिया रूट का -1, रूट का -2, तो इस प्रकार की संख्याएं, मतलब माइनस वाली संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालना हो तो वो काल्पनिक संख्या हो जाता है। ये देखिए, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये रूट वाली संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या का संगत बिंदु इस रेखा पर नहीं होता है, ठीक है। इसको हम नहीं दर्शा सकते हैं, काल्पनिक संख्या को रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऋणात्मक वाली संख्याओं का संगत बिंदु इस संख्या रेखा पर नहीं होता है, यानी हम नहीं दर्शा सकते हैं। तो इधर का कोई भी बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बिंदुए √m के रूप का होता है और संख्या रेखा का अधिकतर बिंदुए, ऐसे आप कह सकते हैं, संख्या रेखा का अधिकतर बिंदुए √m के रूप का नहीं होता है। तो यही कारण हो जाएगा। आप कारण में लिख सकते हैं कि ऋणात्मक वाली संख्याओं का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं या जिसके लिए संख्या रेखा पर कोई संगत बिंदु नहीं होता है। तो ये आप कारण लिख सकते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप कारण में लिख सकते हैं। आप कारण में इसको लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक वाली संख्याओं का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है जिसका संख्या रेखा पर कोई भी संगत बिंदु नहीं होता है। देखिए, कहने का मतलब कि काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका कारण। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा कथन। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं तीसरा कथन। तो देखिए तीसरा कथन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये कथन असत्य कथन है। तीसरा कथन भी असत्य कथन है। अब ये असत्य कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। ये बात तो आप जानते ही है। तो फ्रेंड्स ये बात आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। लेकिन ये कथन देखिए, कथन क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या होती है या केवल अपरिमेय संख्या होती है? ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्याएं होती है? ऐसा तो नहीं है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका हम लोग कारण लिखेंगे क्या? तो फ्रेंड्स कारण में हम लोग लिख सकते हैं कि
वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ऐसे आप कारण में लिख देंगे। चलिए हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स कारण में आप लिखेंगे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो ये इसका कारण हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमने प्रश्न संख्या 1 में जितने भी स्टेटमेंट था उसको बता दिया कि सत्य है या असत्य है, वो भी कारण के साथ। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ का परिमेय भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने ले लिया 2। 2 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? ये एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अगर हमने 3 लिया तो 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 5 लिए तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप बताइए फ्रेंड्स, अगर हम 1 लिए, ठीक, तो 1 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या 1 अपरिमेय है? नहीं है, ये परिमेय है। क्या है फ्रेंड्स? ये जो है ना, ये परिमेय है। इस तरह से अगर हम 4 लिए तो 4 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से अगर हम 9 लिए तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय आ रहा है और कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय आ रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ऐसा नहीं है, कुछ का परिमेय भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, ये हम बात लिख देंगे यहाँ पे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। चलिए लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने लिख दिया। इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इसमें एक और सवाल है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स आप उदाहरण में इन सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए आप इन तीनों में से या और भी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं या दूसरा लिख सकते हैं। चलिए हम दूसरा लिखते हैं। जैसे 16 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक ही उदाहरण पूछा है, ठीक है, तो आप एक ही रहने देंगे। बाकी ऐसे आप बहुत सारे संख्याओं का वर्गमूल देख सकते हैं जिसका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक ही पूछा है तो हमने एक ही उदाहरण दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमें प्रश्न संख्या 3 में √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाया जा सकता है ये बताना है।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा की जरूरत होगी। चलिए हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स संख्या रेखा। अब हमें इस पर दिखाना है √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। मतलब एक तरह से हमें संख्या रेखा पर √5 के संगत बिंदु को दिखाना है। ठीक है, यही काम करना है। अब कैसे दिखाएंगे इसके संगत बिंदु को संख्या रेखा पर, बताइए। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर हम लोग किसी भी प्रकार से √5 की लंबाई उतना दूरी प्राप्त कर ले तो आसानी से संख्या रेखा पर इसके संगत बिंदु को दिखा सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए इस मार्कर की लंबाई √5 की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना दूरी लेकर इस बिंदु से यानी 0 से हम क्या करेंगे, माप लेंगे। तो यहाँ पे बिंदु आ रहा है, तो ये जो बिंदु है ये क्या करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी लंबाई √5 की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से माप लेंगे, ये बिंदु आ रहा है, तो ये जो बिंदु है ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये एक्चुअली में इस मार्कर की लंबाई √5 की लंबाई के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली में √5 की लंबाई के उतना दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, √5 की लंबाई उतना दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है 0 से यहां तक दूरी लेना है, यानी 2 यूनिट आपको लेना है, 2 यूनिट की लंबाई लेना है। तो यहां से यहां तक आएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से यहां 1 यूनिट और यहां से यहां 1 यूनिट, तो 2 यूनिट की लंबाई आपको लेना है संख्या रेखा पर। तो चलिए हमने ले लिया यहां तक। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से लंबवत 1 यूनिट की लंबाई खींचना है। तो चलिए हम इस बिंदु से लंबवत 1 यूनिट की लंबाई खींच लेते हैं। तो हमने खींच लिया, इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट। ठीक, अब आपको क्या कर देना है, इसको मिला देना है। मिला दिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है। किस प्रकार का त्रिभुज है ये, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लंबवत खींचा है ना, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोण। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम O, इस बिंदु का नाम P और इस बिंदु का नाम Q दे देते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज POQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे OQ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पे OQ का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे हमें OQ की लंबाई ज्ञात करनी है। OP का मान यहाँ पे दिया हुआ है। OP की लंबाई कितनी है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस PQ की लंबाई कितनी है, तो PQ की लंबाई है 1 यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए OQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो यहाँ पे 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से OQ की लंबाई कितना हो जाएगा, √5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OQ की लंबाई कितनी है, √5 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √5 की लंबाई उतना हमने दूरी ज्ञात कर लिया। कौन दूरी होगा, तो OQ की लंबाई कितनी है, तो √5 की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें दूरी मिल गया है, तो अब हम आसानी से संख्या रेखा पर इसके संगत बिंदु को दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, क्या करेंगे हम, यहाँ से आपको लेना है कंपास यानी प्रकार, जो प्रकार होता है ना उसको आपको ले लेना है और यहाँ से यहाँ तक दूरी माप लीजिएगा। ठीक है, प्रकार की सहायता से जब माप लेंगे तो इस तरह से आपको ऐसे
चाप खींच लेना है। तो जब चाप खींचेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे आपको खींच लेना है, तो यहाँ पर बिंदु आएगा। तो ये जो बिंदु होगा ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना दूरी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या किए हैं, प्रकार की सहायता से यहाँ पे लंबाई मापे हैं, इतना लंबाई मापे हैं देखिए, और इतना ही लंबाई ये भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पे चलिए इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ओ क्यू बराबर हो जाएगा क्या, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान है √5 और क्यू आर देखिए, तो क्यू आर बराबर √5 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बिंदु आर है वो √5 को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये जो बिंदु है √5 का संगत बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है √5 का संगत बिंदु आर होगा, ठीक है। इतना आपको लिख देना है और ये सब आपको दिखाना होगा, ठीक है। जहां भी आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो इतना आपको दिखाना पड़ेगा, इतना आपको दिखा देंगे और भाषा में इतना आप लिख देंगे, तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से ये हम लोग दिखा दिए इसको। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था भैया, इसमें √5 की लंबाई उतना दूरी ज्ञात कर लेना था। तो हमने यहाँ पे √5 की लंबाई उतना दूरी ज्ञात कर लिया है। ओ क्यू की लंबाई कितनी है, √5 की लंबाई उतना है। और जब दूरी ज्ञात हो गया है तो इतना दूरी हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर खींच देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है ये जो बिंदु होगा ये √5 का संगत बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हमने √5 को दर्शा दिया। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।